Good morning everyone. Up to now in this chapter we have discussed about the coordination in plants and along with the hormones released in the plants for their growth movement. अभी तक हमने इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में भी जाना, कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में जाना कि नर्वस सिस्टम से होता है, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में जाना कि by the movement dependent on growth, independent on growth, दो टाइप्स के मूवमेंट से कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है. along with that the growth hormone directional, that is growth movement जो डायरेक्शनल होती है वो with the help of some hormones which are known as auxin, ziberellin, साइटोकाइन, एब्सिस के जरिए चार चीजों की मदद से कोऑर्डिनेशन प्लांट्स होता है और इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं. तो उन हार्मोन्स के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया. बट टुडे we are going to discuss about the hormones in animals, what are the hormones are found in the animals and what are their role in the coordination process. कि कौन-कौन से हार्मोन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और उनका क्या रोल है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में. So if we are going to talk about the plants for directional growth movement, but we animals can't for directional growth movement. They, with the help of the plant hormones, they can grow their parts, but with the help of that hormones we can't grow their part, we can't grow our parts any body part anywhere. प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में ग्रोथ डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और तो और जो उनके हार्मोन्स हैं उनके प्लांट के पार्ट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. बट ह्यूमन हार्मोन्स हैं वो प्लांट्स वो ह्यूमंस में ग्रोथ के फंक्शन तो करते हैं बट दे डायरेक्शनल मूवमेंट में डायरेक्शन में भी शुरू होता है. लेकिन जैसे प्लांट्स में कहीं भी पत्तियां आने शुरू हो जाती हैं, क्या आपकी बॉडी में फिंगर्स कहीं पे भी आ जाते हैं? नो. अगर फिंगर्स आपके फेस पे आ जाएंगे तो इट विल बी डिस्गस्टिंग, तो बहुत ही भद्दा लगेगा और तो और बैलेंस बिगड़ जाएगा, इन्वायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होगा. इसीलिए फिंगर्स हमारी जो है हैंड्स में आती है जहाँ उनकी स्पेसिफिक पोजीशन है. सो on the basis of this hormones are also here which perform the function of growth in human beings. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गिलहरी के ऊपर कोई संकट आ जाए, इफ प्रीडेटर इज अटैकिंग ऑन द स्क्विरल, अगर किसी गिलहरी के ऊपर कोई प्रीडेटर अटैक करने वाला है तो क्या होगा? वो एनिमल जो है गिलहरी स्क्विरल है वो समथिंग थिंकिंग प्रोसेस करेगी, थिंक करेगी और तो फिर उसके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या उससे फाइट करे या रन भाग ले, रन करके निकल जाए. तो इसके लिए जो थिंक करेगी ब्रेन तक वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगी, उसके बाद वो ब्रेन का इम्पल्स उसके पास ग्लैंड के पास आएगा, वो हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करने के बाद वो उसे पता चलेगा कि उसे भागना है या फाइट करना है. इन केस अगर वो फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कि जैसे अगर केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट और अगर केमिकल सिग्नल भेजा जा रहा है तो पूरे बॉडी में जाएगा और पूरे बॉडी में चेंजेस को कुछ करेगा. और ये एनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हार्मोन से होता है विच इज कॉल्ड एड्रेलिन. एड्रेलिन जो हार्मोन है वही से करता है विच दैट इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड. जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है जिससे we can justify we should have to run or we should fight with the predator. Along with that, adrenaline is secreted directly into the blood and carried to the different parts of the body. Adrenaline क्या होता है? वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होता है और पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है. The target organs are specific or the specific tissue on which it acts इंक्लूड द हार्ट. और ये कहाँ जाके एक्ट करेगा? जो टारगेट ऑर्गन होगा या चाहे हार्ट ही होगा उस पर ही जाके वो स्पेसिफिक फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा. तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेलिन हार्मोन रिलीज किया जिससे वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया. फॉर एग्जांपल द हार्ट बीट फास्टर होने लगती है रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, जिससे हमारे मसल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स. और तो और जो ब्लड होता है हमारे मसल्स में और स्किन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में कम होने लगता है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं और आर्टरीज दब जाती हैं. स्मॉल आर्टरी मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन
वो दब जाती हैं। दीज डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल सिस्टम, और इससे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा वहाँ का वो स्केलेटल सिस्टम की तरफ भेज दिया जाता है, और उससे क्या होता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम में और रिब्स मसल्स में भी बढ़ जाता है। तो उसके बदले में क्या मिलता है, एज ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल एनिमल बॉडी टू बी रेडी विद द सिचुएशन। इससे क्या होगा, फिर एनिमल बॉडी अपने उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए या जो भी उसको परफॉर्म करना हो फंक्शन, उसके लिए तैयार हो जाती है। एंड सच एनिमल हार्मोन्स आर ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। और इसी तरह ये जो ह्यूमन हार्मोन्स हैं ये हेल्प करते हैं इन सेकेंड वे में एंडोक्राइन, ये पूरा हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिससे हार्मोन्स रिलीज होता है, और ये सेकेंड वे है फॉर द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और ये दूसरा तरीका है जिससे एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये तो बात हुई एड्रिनल ग्लैंड की। बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्मोन्स इन कोऑर्डिनेटेड, वी हैव सीन सॉल्ट पैकेट्स व्हिच से आयोडाइज्ड। हमने नमक के पैकेट्स देखे होंगे, वो लिखा होता है उस पर आयोडाइज्ड सॉल्ट, मींस आयोडीन रिच सॉल्ट। तो बॉडी में आयोडीन क्यों चाहिए हमें, नमक में सॉल्ट में आयोडीन क्यों चाहिए, बिकॉज थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। आयोडीन किस लिए चाहिए, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड होता है आयोडीन इसलिए जरूरी होता है ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कर सके। और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो क्या करता है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। आयोडीन हमारी बॉडी में जरूरी है, वो थायराइड ग्लैंड को जरूरी होता है क्योंकि उसी से हेल्प से आयोडीन की हेल्प से थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी फॉर द बेस्ट ग्रोथ। और उससे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को रेगुलेट करता है, ताकि क्योंकि हमारे बॉडी में अच्छे से ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी बैलेंस ग्रोथ शो कर सके। ये तो हो गया हार्मोन थायरॉक्सिन के बारे में, जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है। अगर वहीं आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो वी कैन सफर फ्रॉम ए डिजीज नोन एज गॉटी रेट। हमें एक डिजीज हो सकती है जिसका सिम्टम होता है स्वेलन नेक, उसकी गर्दन फूल जाती है, एंड इट इज नोन एज गॉटी रेट व्हिच इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण आयोडीन की कमी के कारण हमारे अंदर डिजीज हो जाती है, और वो कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड में होती है, क्योंकि हमारा नेक सूज जाता है, स्वेलन अप हो जाता है, और ये क्या होता है, ये गॉटी रेट डिजीज को शो करता है। इफ sometimes come across people with either a very short, और कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ पीपल बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट डॉर्फ होते हैं, बौने होते हैं, और कुछ पीपल बहुत ही लंबे होते हैं, या हम में से सबकी हाइट सेम नहीं होती है, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। इट इज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसकी वजह से होता है, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलीज होता है, ये ग्रोथ हार्मोन द्वारा रेगुलेट होता है। और ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। Hormone secreted by pituitary gland, as its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body। और इससे क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, इससे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बॉडी होती है इससे रेगुलेट की जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी पड़ जाए चाइल्डहुड में, अगर चाइल्डहुड में बच्चे के में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, तो ये क्या लीड करेगा, उससे क्या होगा, ड्वार्फिज्म कम्स इन द चाइल्ड, बच्चा बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, उसके अंदर ड्वार्फिज्म नामक बीमारी पनप जाएगी, उसकी हाइट फिर नहीं बढ़ेगी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड सम ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज योर फ्रेंड्स अप्रोच्ड 10 to 12 ईयर्स। आपने देखा होगा कि कुछ जब 10 से 12 साल के एज ग्रुप में सब पहुंचते हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जो भी हो, अगर 10 से 12 के एज में पहुंचते तो उनके चेहरे पे कुछ अजीब सी चेंजेस होती हैं, कुछ एडम्स एप्पल आएंगे, कुछ पिंपल्स आएंगे, और कुछ चेहरे पे दाने दाने की तरह सब हो जाता है। तो क्या है, इट इज़ द सिंबल ऑफ प्यूबर्टी। वो हमें शो करता है कि यू आर गोइंग टू बी यू हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ प्यूबर्टी। आप प्यूबर्टी की एज तक पहुंच चुके हो, आप मैच्योरिटी की एज तक पहुंच चुके हो। इट इज डन बाय द gland testes in male and ovaries in female by producing the testosterone hormone in males by testes and estrogen in females,
एंड एस्ट्रोजेनिक जो प्यूबर्टी की होती है, एज होती है, जो टेम्परेचर से चेंजिंग होती है हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से होती है? इन मेल्स में वो टेस्टिस की वजह से होती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और जो फीमेल्स में वही वो ओवरी की वजह से होती है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करके हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं, जिससे हम मैच्योरिटी को गेन करते हैं या प्यूबर्टी को गेन करते हैं। और तो और आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स कुछ लोगों को कहते हैं कि आप शुगर अपने फूड में शुगर कम करिए, आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज मेलिटस है, मीन्स आपको शुगर की बीमारी है, आपको शुगर कम लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में शुगर, आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर गया। शुगर लेवल इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द पैनक्रियाज ग्लैंड बाय रिलीजिंग हार्मोन इंसुलिन। और तो और जो पेशेंट शुगर में होते हैं वो कभी कभी इंसुलिन की इंजेक्शंस लेते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो इंसुलिन ब्लड में जो शुगर लेवल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वो पैनक्रियाज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पैनक्रियाज रिलीजेस द हार्मोन व्हिच इज नोन एज इंसुलिन। पैनक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जाता है। दिस हार्मोन इज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय पैनक्रियाज हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। If it is not secreted in proper amount, the sugar level in the blood rise, causing many harmful effects. और अगर ये बॉडी में अच्छे से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो शुगर लेवल को, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और उसी के साथ हमें बहुत सी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, बहुत सी बीमारियां हमें पकड़ सकती हैं। अलॉन्ग विद डैट अगर ये सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, if it is important that hormones should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which this is done. क्या है, अब हार्मोन्स तो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में हो रहे हैं ये तो रेगुलेट करना चाहिए ना, कि ऐसा पता ही चला नहीं कि वो रेगुलेट मतलब विदाउट रेगुलेशन वो रिलीज ही होता गया है, रिलीज ही ना हो, तो इससे हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या एक डिफाइडल मैकेनिज्म बनाई गई है हमारे बॉडी द्वारा, वो एक वी नीड ए मैकेनिज्म व्हिच इज डन द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। इसके लिए हमारे बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाई गई है, जिससे टाइमिंग एंड क्वांटिटी आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स की टाइमिंग और क्वांटिटी को रेगुलेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करने लगेगा, तो पैनक्रियाज उसको डिटेक्ट करके उतने अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस कर देगा, ताकि आपको ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने लगेगा, तो वो पैनक्रियाज उसको भी डिटेक्ट करके इंसुलिन की प्रोडक्शन को बंद कर देगा, ताकि आपका शुगर लेवल बैलेंसिंग बना रहे, आपको कोई हार्मफुल डिजीजेस या हार्मफुल इफेक्ट्स न झेलने पड़े। So that's all about the hormones or endogenous endocrine human beings, जो कि different glands हैं, जो different functions को perform करते हैं। So that's all for यहाँ आपका ये chapter मेन हो रहा है। So that's all for today. Thank you very much.